हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे साथियों अपन माइनर टेस्ट 03 का अपन एनालिसिस करने वाले हैं। दो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरे वाला अपन इसको कर रहे हैं। एग्जाम होने के कारण इसको डिले करना पड़ा साथियों। आगे से जो भी टेस्ट होंगे सारे के सारे आपको समय पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। कोशिश रहेगी कि जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन आपको उपलब्ध करवाए जाएँ। तो इस टेस्ट का पहला सवाल आ जाता है साथियों, राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन दे रखा है कि राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर बता रखी है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है साथियों। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई इतनी नहीं है, कितनी है याद रखना, ये आ जाती है 4,850 किलोमीटर आ जाती है, जबकि 5,920 किलोमीटर है ये तो कुल लंबाई है। क्या है साथियों, कुल लंबाई आपको देखने को मिल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करें तो साथियों 1,070 किलोमीटर है, ये आपको पता है, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा बात करें तो राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 1,32,139 वर्ग मील है, ये बात साथियों यहाँ पर सही आती है। ठीक है, नेक्स्ट कथन के बारे में बात करें तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है यहाँ पर बता रखा है साथियों 7 डिग्री 9 मिनट बता रखा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। क्यों होता है साथियों, तो यहाँ पर 8 डिग्री 47 मिनट आता है। कितना है, राज्य का जो है देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट आपको देखने को मिल जाता है, तो ये कथन भी यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य की आकृति अनियमित 7 भुजाओं वाले बहुभुज के समान है, यहाँ पर ये बात भी गलत आती है। राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार है, या फिर बोल सकते हो विषम कोणीय चतुर्भुज की जैसी है। ठीक है, जो टी.एच. एडले के द्वारा बताई गई थी। तो इसमें अपना जो सही आंसर रहेगा ये सेकंड वाला रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में जिलों के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा समूह समय अनुक्रम के अनुसार सही है। समय के अनुसार आपको बताना। देखो साथियों, तो सबसे पहले कौन सा बना, धौलपुर बना। धौलपुर के बाद में राजसमंद, करौली, प्रतापगढ़ बने थे, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर आपसे पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 43 किलोमीटर आपको बताना है। कितना बताना है साथियों, 43 किलोमीटर आपको बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है, वो पूछा गया है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है साथियों, ये पाली से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, कहाँ से नहीं गुजरती है, पाली से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से अरावली की पहाड़ियों का ऊंचाई के अनुसार आपको आरोही क्रम में बात की गई है। यहाँ पर से देखो ऊंचाई के अनुसार बात करें तो जो शेर है, इस शेर की जो ऊंचाई है साथियों कितनी आ जाती है, 1597 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये आपको सिरोही में देखने को मिलेगी। दूसरा बात करें दिलवाड़ा, दिलवाड़ा साथियों ये कहाँ पर है, ये भी आपको सिरोही में देखने को मिलेगी, जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें सज्जनगढ़, उदयपुर में आपको देखने को मिलेगी 938 है। ठीक है, गोगुंदा के बारे में बात करें तो ये भी उदयपुर में है, तो ये 840 आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन के अनुसार साथियों सबसे जो छोटी ऊंचाई है वो किसकी आ जाती है, गोगुंदा की आ जाती है। तो गोगुंदा कहाँ पर है, ये आ गया पहले नंबर पर। ठीक है, दूसरा बात करें सज्जनगढ़ आ जाता है। सज्जनगढ़ के बाद में कौन सा आएगा साथियों, दिलवाड़ा आ जाता है। ठीक है, ये रहा दिलवाड़ा, और दिलवाड़ा के बाद में आपका शेर आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात, इनको थोड़ा सा याद रख लेना, ये कहाँ पर है, गोगुंदा आपको पता है कि कहाँ पर आ जाते हैं साथियों, ये उदयपुर में है। ठीक है, ये उदयपुर में आ जाती है। सज्जनगढ़ के बारे में बात करें तो ये भी उदयपुर में आपको देखने को मिलती है। दिलवाड़ा और सिरोही शेर है, ये कहाँ पर है साथियों, ये सिरोही में है। कहाँ है, सिरोही में आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है आपको। पहला कथन कह दे रखा है कि अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्व की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित करती है। तो साथियों क्या करती है, अरावली मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या करती है, रोकती है। तो ये कथन आपको यहाँ पर देखने को गलत मिलता है। सत्य कथन के बारे में बात हो तो यहाँ पर कौन सा है, विंध्य कगार दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है, ये बात यहाँ पर सही आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है। सबसे पहले बात करें अपन CWG। CWG के अंदर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं।
ठीक है। और ये जयपुर स्थिति आपको देखने को मिल जाती है। वर्षा इसमें से 40 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें BWHW, जिसको क्या कहते हैं साथियों, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु कहते हैं। गंगानगर सही बात आ जाती है, ठीक है। दूसरा आता है BSHW। BSHW साथियों क्या जाती है, अर्ध शुष्क या फिर स्टेबी जलवायु जिसको कहा जाता है। यहाँ पर से चित्तौड़गढ़ दे रखा है, तो चित्तौड़गढ़ की जो स्थिति है साथियों, ये आपको यहाँ पर कहाँ पर मिलेगी, AW में देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपको देखने को मिल जाती है। प्रतापगढ़ वाली बात भी यहाँ पर सही आती है, तो यहाँ पर से BSHW है, ये बात यहाँ पर गलत आती है साथियों, क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ की स्थिति है वो AW में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपको देखने को मिल जाती है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। और बात करें यहाँ पर से, देखो साथियों BSHW है, यहाँ पर से वर्षा के बारे में बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, बोले तो यहाँ पर से किसकी बात हो रही है साथियों, BSHW की बात हो रही है। तो यहाँ पर से वर्षा प्रदेश के बारे में पूछा गया तो कहाँ पर आएगी, 20 से 40 मैंने अभी बताई थी, तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है साथियों, ये आ जाती है, नहीं है वो पूछा गया साथियों। देखो इसमें से साबी नदी भी जयपुर में प्रवाहित होती है, ढूंढ भी होती है साथियों। द्रावती नदी है जो पहले एक नाला हुआ करता था, राज्य सरकार के द्वारा उसको नदी का रूप दे दिया गया, तो ये भी राजस्थान जयपुर में आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन जो ईरू नदी है साथियों, ये नदी आपको जयपुर जिले में नहीं देखने को मिलेगी। ये जो नदी है साथियों, ये माही नदी की सहायक नदी है। किसकी है, माही नदी की सहायक नदी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ईरू रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्न में से कौन सी नदी या फिर सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है। देखो सबसे पहले बात करें तो देखो सोम नदी, सोम नदी की कौन कौन सी नदियाँ बता रखी हैं, इसमें से बता रखी है मेसवा और मोरेल बता रखी है, तो यही बात यहाँ पर सहायक नदियों वाला सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पूछा गया है। तो सर्वाधिक किसका बताना है साथियों, सर्वाधिक याद रख लेना 934 मिलेगा आपको, किसका, बांसवाड़ा का मिलेगा। सबसे कम बात करें तो साथियों कहाँ मिलेगा, झुंझुनू का मिलेगा। कहाँ का मिलेगा साथियों, झुंझुनू का मिलेगा, और कितना मिलेगा, 837 मिलेगा। दूसरा बात करें तो राजस्थान का जो संपूर्ण लिंगानुपात के बारे में बात करें तो 888 आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तारा स्तूप पाए जाते हैं। तो तारा स्तूप हैं, मतलब तारे की आकृति के जो स्तूप पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर पाएंगे, मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के व्यवस्थित आरोही क्रम में आपको पहचान करनी है। तो आरोही क्रम के अंदर से बात करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा साथियों, यहाँ पर से जालोर पहले स्थान पर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। जालोर के बाद में कौन सा आएगा, सिरोही आ जाता है, और बाद में प्रतापगढ़ आ जाता है। आरोही क्रम से पूछा गया है साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित सत्य कथन के बारे में बात हो रही है। पहला कथन आ जाता है कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है, ठीक बात आ जाती है साथियों। दूसरा बात करते हैं तो साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई है, ये बात भी यहाँ पर सही आ जाती है साथियों। नेक्स्ट बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात सभी जिलों का 1000 से कम रहा है, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। बात करें गलत क्यों आती है, तो पाली जिले की तरफ आप जाते हैं तो पाली में आपको ग्रामीण लिंगानुपात है वो 1003 देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए बात यहाँ पर गलत आती है। जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक रहा है, ये बात भी यहाँ पर सही आती है, और सही कथन के बारे में पूछा गया है। पहला, दूसरा और चौथा आपके सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि जस्सूसर, सालीसर और मलसीसर आदि स्थित हैं, तो ये सारे के सारे कहाँ पर देखने को मिलेंगे साथियों, ये शेखावाटी बेसिन में आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि मेवल क्या है। मेवल के बारे में बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पर्वतीय क्षेत्र होता है उसको मेवल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें निम्न में से कौन सा
नदी युगम अरब सागरीय अपवा तंत्र का हिस्सा नहीं है, वो पूछा गया है। तो कौन कौन से आते हैं साथियों, इसमें से आती है मोरेल और ढूंढ नदी हैं साथियों, ये आपको अरब सागरीय नदी तंत्र के अंदर से जो अपवा तंत्र है उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है साथियों, अगर आप सभी लोगों का साथ अच्छा और सपोर्ट रहता है मेरे साथ में, तो अपन जल्दी ही वीडियो की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी भी अपन क्लासेस जल्दी ही लागू करने वाले हैं साथियों, ठीक है। और साथ ही जो 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका भी अपन स्टार्ट करेंगे, पर उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असम्मिलित है, वो पूछा गया है। सबसे पहले बात करें तो कपास के बारे में बात की गई, तो कपास की यहाँ पर बता रखी है कल्याण, सोना और कोहिनूर। ये जो किस्म है ना साथियों, ये किसकी हैं, ये गेहूं की आपको देखने को मिलेंगी, कपास की नहीं है। तो कपास की कौन कौन सी आ जाती हैं साथियों, कपास के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है वीर नार आती है। कौन सी आती है साथियों, वीर नार आ गई। वीर नार के बाद में आती है वराह लक्ष्मी आता है, ठीक है। वराह लक्ष्मी के बाद में आती है साथियों गंगानगर, गंगानगर अगेती आती है, ठीक है। गंगानगर अगेती के बाद में एक और आ जाती है साथियों बीकानेरी, बीकानेरी नरमा आ जाती है। ये कपास की किस्म आपको देखने को मिल जाती हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये दोनों तीनों किस्में हैं, ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, कपास की भी और गेहूं की भी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आधार पर देश के कुल सरसों उत्पादन में राज्य का जो अंश है वो पूछा गया। तो कितना परसेंट है साथियों, 46.63% आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित अनुसंधान केंद्र और अवस्थिति के बारे में बात की गई है और इसमें से असम्मिलित युग्म के बारे में पहचान करनी है। पहला बात करें राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र तबीजी। दूसरा बात करें तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछावाल आ जाती है साथियों। नेक्स्ट आता है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर से सूरतगढ़ बता रखा है। तो सूरतगढ़ में तो साथियों क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा केंद्रीय कृषि फार्म मिलेगा आपको। क्या मिलेगा साथियों, केंद्रीय कृषि फार्म मिलेगा, ठीक है, जिसकी स्थापना 1956 में की जाती है। जबकि केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है ना, ये अपना दुर्गापुरा में है। कहाँ पर साथियों, दुर्गापुरा में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ अधीनस्थ बोर्ड का कार्यालय है वहीं पर आपको देखने को मिल जाता है साथियों, ठीक है। और ये जयपुर में है। इसकी जो स्थापना की जाती है साथियों 1943 में होती है। कब होती है, 1943 में। अपना ऑप्शन नंबर 3 वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा सवाल आता है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से एक तरफ आपको उद्योग दे रखे हैं, दूसरी तरफ केंद्र दे रखे हैं और उनको असम्मिलित युग्म की पहचान करनी है। सबसे पहले बात करें नीली पोल्ट्री, बोले तो ब्लू पोल्ट्री के बारे में बात हो रही है। तो ब्लू पोल्ट्री आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथियों, जयपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है। यही बात यहाँ पर इसकी गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं किया गया है। देखो साथियों, यहाँ पर से राजस्थान के अंदर से 4 एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई है। पहला बोरानाड़ा जोधपुर में आ जाता है, दूसरा उद्योग विहार श्रीगंगानगर में आ जाता है, तीसरा रणकपुर कोटा में आ जाता है साथियों, और एक अलवर में भी लगाया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से उदयपुर ऑप्शन दे रखा, तो ये बात यहाँ पर गलत आती है, असम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कथन दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए सही उत्तर के बारे में बात करनी है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स के बारे में बात करें तो साथियों कहाँ पर आ जाती है, यह आ जाती है भवानी मंडी में आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करें वर्निस्ट स्पिनिंग मिल्स, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी साथियों, ये चूरू में आपको देखने को मिल जाती है। श्री सीमेंट के बारे में बात करें तो आपको पता है कि ब्यावर में आ जाता है। जेके टायर पता ही है आपको कहाँ पर आ जाता है, कांकरोली इसका मेन आ जाता है साथियों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, इसमें से देखो ए में 4th वाला ये कट गया, ये कट गया, ये बचे हैं 2, ठीक है। फिर बाद में बात करें तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 3 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 कब जारी की जाती है। तो साथियों 4 दिसंबर को जारी की जाती है। कब जारी होती है, 4 दिसंबर को। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट बता रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ से पर्यटन केंद्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको स्थान दे रखे हैं।
सबसे पहले बात करें तो चंद्र महल जयपुर में आपको देखने को मिल जाता है, नथमल की हवेली जैसलमेर में मिलेगी, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, सोने जी की नस्या आपको पता है कि अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा, पहला दूसरा तीसरे वाला, मतलब कि चौथा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, अथुर्ना पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है। तो साथियों ये वागड़ सर्किट है ना, उसमें आता है। और वागड़ सर्किट के अंदर से बात करें तो साथियों दो ही जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक का नाम आ जाता है डूंगरपुर आता है, ठीक है। कौन सा आएगा साथियों, डूंगरपुर आ जाता है, पहला डूंगरपुर आता है। और दूसरा इसी का एक और पड़ोसी जिला आ जाता है साथियों, बांसवाड़ा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बरज मेवात सर्किट के बारे में बात करें तो साथियों एक तो अलवर आ गया, अलवर के साथ में सरिस्का आ जाता है, ठीक है। सरिस्का के बाद में भरतपुर आ जाता है, भरतपुर के बाद में कौन सा आता है, सवाईमाधोपुर आ जाता है। शेखावाटी सर्किट में बात करें तो साथियों शेखावाटी में एक तो सिक्कर आता है, ठीक है। सिक्कर के बाद में एक आता है मंडावा आ जाता है, और मंडावा के बाद में झुंझुनू आ जाता है। कौन सा आता है साथियों, झुंझुनू आ जाता है। ये तीन आपको देखने को मिलेंगी। करसना सर्किट की मैं बात करें तो करसना सर्किट में जैसे गलता जी आ गया, नाथ द्वारा आ गया, खाटू श्याम जी आ गया, इनको शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल जाता है कि 20वीं पशुगणना के आधार पर राजस्थान में ऊंट तथा भैंस वंश की सर्वाधिक संख्या वाले जिले में आपसे पूछे गए। तो जैसलमेर में आपको सबसे ज़्यादा ऊंट देखने को मिलेंगे साथियों, और भैंसें कहाँ पर मिलेंगी, जयपुर में आपको देखने को मिलेंगी। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य के देश के कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी आपसे पूछी गई। तो कितना है साथियों, 14.44% आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित में पशु और मुख्य नस्ल के बारे में बता रखी है कि असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। सबसे पहले बात करें तो साथियों बकरी की नस्ल दे रखी है, इसमें से सोनाड़ी। सोनाड़ी वैसे किसकी नस्ल होती है साथियों, भेड़ की नस्ल होती है। बकरी की नस्लों के बारे में बात करें तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, थोड़ी बहुत मैं लिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कौन सी आती है, मारवाड़ी आती है साथियों। कौन सी आती है, मारवाड़ी। मारवाड़ी के बाद में लोही आती है, लोही के बाद में साथियों नाम आ जाता है उस जखराना आ जाती है, ठीक है। जखराना के बाद में दूसरी जो आती है साथियों अलवरी आती है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अलवरी के बाद में आती है साथियों शेखावाटी। कौन सी आती है साथियों, शेखावाटी आ जाती है। शेखावाटी के बाद में एक आती है पर्वतसरी। कौन सी आती है साथियों, पर्वतसरी आ जाती है। और पर्वतसरी के बाद में एक और आती है बारबरी। कौन सी आती है, बारबरी आ जाती है। और बारबरी के बाद में एक और आती है सिरोही, ये भी एक नस्ल है। और एक लास्ट में नस्ल आ जाती है जमनापरी। ये सारी की सारी जो नस्ल हैं साथियों ये बकरी की देखने को मिलेंगी, और बकरी की बहुत बार पूछी जाती हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। और जो सोनाड़ी है ये भेड़ी की नस्ल है, तो यही असुमेलित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के वे जिले जो अपनी कुल जनसंख्या के 70% से अधिक जनसंख्या वाले रखते हैं। तो इसमें से कौन कौन सा सही रहेगा, एक तो डूंगरपुर रहेगा और दूसरा बांसवाड़ा रहेगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा और चौथा, तीसरे वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म चयन का बारे में बात हो रही है। तो देखो सबसे पहले बात करें तो कौन कौन सा आता है, एक तरफ आपको दे रखा है देखो सहलोत। सहलोत किसको कहा जाता है साथियों, सहलोत कहा जाता है गाँव को कहा जाता है सहरिया के अंदर से, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सहलोत के साथ में एक और मिल सकता है, सहरोल भी मिल सकता है, ठीक है। सहरिया जनजाति है, सहरिया के अंदर से इसको क्या कहता है, जो मुखिया होता है उसको कोतवाल कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों, उसको कोतवाल कहा जाता है। गमेती भील में कहा जाता है, ठीक आ जाता है। पटेल के बारे में बात करें तो जो मीणा जनजाति है उसमें कहा जाता है, जो कंजर जनजाति है उसमें भी इसके मुखिया को पटेल कहा जाता है। जो डामोर जनजाति है उसमें मुखी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है साथियों कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो असुमेलित के बारे में बात करें तो देखो साथियों मीणा जनजाति है, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर में देखने को मिलेगी, ठीक बात आती है। दूसरा कथोड़ी जनजाति है, ये हनुमानगढ़ और सिक्कर ऑप्शन दे रखा, तो यहाँ पर से बात यहाँ पर गलत आ जाती है।
देखो साथियों, ये जो कथोड़ी जनजाति है ये आपको उदयपुर में देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? उदयपुर में भी 2-4 गाँव आ जाते हैं, एक तो कोटड़ा, सराड़ा, झाड़ोल आ जाते हैं, 3-4 जगह हैं जहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना साथियों, कौन कौन जाती है। एक तो आ जाती है कोटड़ा, कोटड़ा के बाद में आ जाती है साथियों झाड़ोल आ जाती है। कौन सी आती है? झाड़ोल आ जाती है। झाड़ोल के बाद में सराड़ा आ जाती है। ये 3 जगह हैं जहाँ पर से कथोड़ी जनजाति आपको देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर से असम्मिलित दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा है कि राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है आपको। पहला कथन बात करें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर शेष संपूर्ण राजस्थान में दोकड़ा वन पाए जाते हैं, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो शुष्क सागवान वन 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो उपोष्ण पर्वतीय वन राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 2.39% भूभाग पर विस्तृत है, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं दर्ज की गई हैं? तो कहाँ पर की गई हैं साथियों? उदयपुर में की गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन क्या दे रखा है कि वनावरण क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है, ठीक बात आ जाती है साथियों। दूसरा बात करें तो वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है, ये बात भी ठीक आती है। नेक्स्ट बात करें वन क्षेत्र में 0.01% वृद्धि आंकी गई है, ये बात भी यहाँ पर सही आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से दे रखा है, देखो एक तरफ झील दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दे रखी है, तो सही सुमेलित युगम के बारे में बात की गई है। अनूप सागर के बारे में बात करें तो साथियों ये जैसलमेर में न होकर कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ लाडले? बीकानेर में। दूसरा बात करें तो साथियों कौन सा? दूसरा जाता है मांडल ताल, ये झालावाड़ में न होकर कहाँ साथियों? भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलती है। सरदार संबंध के बारे में बात करें तो सरदार संबंध है साथियों पाली में। दूसरा जाता है ये है, देखो गेव सागर लिख रहा है लेकिन वैसे गेब सागर नाम है उसका, गेब सागर डूंगरपुर में जाता है, तो बात यहाँ पर ये बात सही आती है। ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान की नवसर्जित रामसर साइट मेनार तथा खीचन क्रमशः स्थित हैं, तो ये दोनों की दोनों साथियों कहाँ पर आ जाती हैं? जो मेनार है ये उदयपुर में मिलेगी और खीचन है ये फलोदी में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। आसोप कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, तो ये कहाँ पर आ जाते हैं साथियों? ये भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण स्थल को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करते हुए उपयुक्त कोड का चयन करना है आपको। यहाँ पर क्या पूछा गया साथियों? उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछा गया, तो उत्तर की तरफ अपन चलते हैं तो सबसे पहले कौन सा मिलेगा? केलादेव मिलेगा साथियों। ठीक है, पहले नंबर पर केलादेव आ जाता है। दूसरे पर बात करें तो साथियों कौन जाता है? बंद बेरठा जाता है, दूसरे पर यह आ गया। तीसरे पर बात करें तो तीसरे पर कौन सा आएगा? वन विहार तीसरे पर आ जाता है, और सवाई मानसिंह है ये चौथे नंबर पर आ जाता है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? यहाँ पर देखो दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर 3rd वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना कौन सी झील के किनारे की गई है? तो कहाँ पर की गई साथियों? डीडवाना झील है उसके किनारे की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। मैथ के सवाल आ जाते हैं साथियों। सवाल दे रखा है आपको कि 40,000 रुपये पर भुगतान आदेश एक व्यक्ति के पास 10% और 10% और 30% 3 क्रमिक छूट और 40%, 5% और 5% 3 क्रमिक छूटों के बीच एक विकल्प है। बेहतर ऑफर चुनकर वह x रुपये अधिक बचा सकता है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। मतलब कि साथियों इसके अंदर से इसने क्या बता रखा है कि 2 केस दे रखे हैं। दोनों केसों के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन केस नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 1 के बारे में बात करें तो साथियों देखो क्या है? 40,000 रुपये है, ये आ गया 40,000 रुपये। 40,000 रुपये का अपने पास में कितने % दे रहा है? 10% छूट दे रहा है, मतलब कि वो 4,000 रुपये की छूट दे रहा है। ठीक है, बाद में अपन दूसरा जो है यहाँ पर से 10% हो गया,
36% होगा और 30% होगा। इसको इस प्रकार से अपन निकालते हैं ना, तो ये देखो 10% का अपन ने निकाल लिया तो 36 मतलब 4,000 की छूट हो गई तो 36,000 बच गया। अब 36,000 के ऊपर से दोबारा से कितना दे रहा है साथियों, 10% दे रहा, तो ये कितना आएगा 3600 आ गया। 3600 के अंदर से अपन 36,000 के अंदर से घटाएंगे तो कितना आएगा 32,400 आ गया। 32,400 के ऊपर ये दोबारा से कितना दे रहा है साथियों, यहाँ पर से दे रहा है 30% की, तो 30% को अपन कितना रखेंगे 0.30 लिख सकते हैं। 0.30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साथियों आपके पास में कितना आएगा 9,720 रुपये आ जाएगा। 9,720 आ जाएगा। अब उसके पास में जो अंतिम राशि रहेगी ना पहले केस नंबर की, तो वो कितनी रहेगी 32,400 के अंदर से आप घटा दो कितना 9,720 घटा दो, तो मतलब उसके 22,680 रुपये आ गया। ये पहले केस की बात हो गई। बात करें अपन केस नंबर 2 के बारे में। देखो ये पहला केस है, दूसरा केस बात करते हैं। दूसरे केस में क्या है 40%, 5% और 5% दे रहा है, तो वही ये देखो 40,000 रुपये है। 40,000 रुपये के अपने पास में कितना है 40% का ये ऑफ दे रहा है, मतलब कि 0.40 अपने इसको कर दिया तो कितना आएगा साथियों, ये आ जाता है 16,000 रुपये आ जाता है। अब ये 16,000 40,000 में से अपन घटा देंगे, अपने पास में कितना बचेगा 24,000 बचेगा। 24,000 के अंदर से अपने पास में दोबारा से कितना दे रहा है मतलब कि 5% की छूट दे रहा था साथियों, कितना आएगा ये आ जाता है 1,200 का आएगा। ठीक है, दोबारा से अपन क्या करेंगे साथियों 24,000 के अंदर से 1,200 घटाएंगे तो अपने पास में आएगा 22,800 आ जाएगा। 22,800 को दोबारा से अपने छूट दी कितनी की 0.5 की दी, तो यहाँ पर अपने पास में कितना बचा साथियों, ये बचेगा 1,140 बच जाता है। अब देखो 22,800 में से 1,140 अपन जब घटाते हैं तो आपके पास में बचता है 21,660 रुपये बच जाता है। ठीक है, एक का पहले वाले दूसरे केस का तो ये रिजल्ट आया, पहले वाले का ये था। इन दोनों में से आप घटा दो। अब क्या करोगे साथियों 22,680 के अंदर से आप घटा दो कितना 21,660 घटा दो, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा साथियों 1,020 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, जबकि अंकित मूल्य को 28% बढ़ा दिया गया और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दोगुना हो जाता है। यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपये है तो वास्तविक विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। साथियों सरल सा सवाल है। सबसे पहले बात करें, देखो साथियों यहाँ पर जैसा जैसा कह रहा है अपन उसी के हिसाब से बात करेंगे। देखो एक तरफ अपन CP लिख लेंगे, दूसरी तरफ अपने पास में से MRP लिख लेंगे, बाद में SP लिख लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट अपन बाद में देख लेंगे। सबसे पहले बात करें तो साथियों MRP आपके पास में कितनी दे रखी है 300 रुपये दे रखी है। ठीक बात आ जाती है। दूसरा अपन बात करें तो इसके अंदर से क्या देखो यहाँ पर बता रखा है कि 50% अधिक बता रखी है, तो 50% के अंदर से क्या करेंगे 300 बटा 1.5 कर देंगे तो आपके पास में कितना आ गया साथियों 200 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर से अपने SP क्या मान लिया अक्स मान लिया गया। अब अगर अपने पास में प्रॉफिट बात करें तो साथियों अक्स माइनस का कितना आ गया साथियों 200 आ गया। पहले केस की बात हो गई। दूसरे केस में क्या कह रहा है साथियों कि 28% बढ़ा रहा ना, तो ये लो भाई इसका 28% अपन बढ़ा देते हैं तो 28% कितना बच जाता है 384 यहाँ पर से हो जाता है। मतलब बढ़ाएंगे तब। बाद में क्या कहता है साथ, बाद में ये कह रहा है कि इसको है ना, ये देखो यहाँ पर ये रहा कि उसको 20% बढ़ा दिया गया, उसका मतलब कि SP है उसको 20% बढ़ा दिया गया तो वो कितना हो गया 1.2 अक्स हो गया। ठीक है, बाद में इधर बात करें तो जो CP है वो कितना था, पहले 200 था तो अभी भी 200 ही चल रहा है। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो साथियों प्रॉफिट कितना जाता है 1.2 अक्स माइनस का अपने 200 कर दिया, ये प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें से अपने पास में से जो बात कही गई है कि दोगुना लाभ होता है उसी के हिसाब से अपन बात करेंगे। यहाँ पर से सबसे पहले क्या करेंगे 1.2 अक्स माइनस का 200 कर दिया, ये पहला प्रॉफिट था, मतलब कि दूसरा प्रॉफिट है। दूसरे प्रॉफिट से पहले वाला जो प्रॉफिट है वो दुगुना हो जाता है, मतलब कि ये जो कंडीशन है ना साथियों ये कितनी हो जाती है 2 गुना हो जाती है। तो अपन इसके बराबर रख लेते हैं अक्स माइनस का 200 रख लेते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा, जब इसको इधर इधर लेकर आओगे तो कितना जाता है साथियों ये आ जाता है, इसको अपन डायरेक्ट काट सकते हैं। देखो ये अक्स की टर्म एक तरफ लेकर आओगे 200 उधर चला जाता है, जिससे ये आ जाता है आपके पास में 0.8 अक्स आ जाता है। इधर आपके पास में 200 आ जाता है साथियों। जब अक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में कितना आएगा 200 बटे 0.8 आ जाता है। जब इसको आप काटते हो तो आपके पास में 250 आंसर निकल कर आता है, जो ऑप्शन नंबर B वाला सही रहता है। ठीक है, ये 250 आ जाता है साथियों।
दूसरी बात करें तो पॉइंट 8 है, ये नीचे याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, रेणु ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि को उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। रेणु को कुल मिलाकर कितने परसेंट लाभ हुआ वो पूछ रहा है। इसमें अपन कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, जैसा सवाल दे रखा है अपन उसी के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पर से आपका सीपी आ गया, यहाँ पर से आपका एसपी आ गया, प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पर से मैंने सीपी मान लिया साथियों, 100 रुपये मान लिया गया, ठीक है। बाद में क्या करा साथियों, 50% घाटे पर उसको बेच देता है, 25% पर बता रहा है, तो 100 माइनस का अपन 25 कर देंगे, ठीक है। बाद में यहाँ पर से प्रॉफिट है, एक तरफ प्रॉफिट है 40%, एक तरफ है लॉस है 25% आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना आ जाता है साथियों, ये 75% आ जाता है। बात करें अपने पास में अगर 100% के हिसाब से, तो 100% बराबर कितना है, 1240 आ जाता है। कितना आ गया साथियों, 1240 आ गया। एक के बारे में अपन बात करें तो कितना आ गया, 1240/100 आ जाता है। अगर 75 के बारे में बात हो रही है तो 75 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में जो 75% है वो किसके बराबर आ गया, 930 के बराबर अपना आ जाता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं साथियों, यहाँ पर से दूसरी वस्तु की तरफ चलते हैं। तो दूसरी वस्तु का 100% बराबर आपके पास में 930 आ जाता है, ठीक है। 1% के बारे में बात करें तो साथियों 930 तो था ही, और बटे 100 आ जाता है। और उसके ऊपर से प्रॉफिट आपको कितना मिल रहा है, दूसरी वस्तु के ऊपर से 40% मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। तो 40% का मतलब कि अपन क्या कर देंगे, इसको 140 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो आपके पास में जो आंसर निकल कर आएगा 140% लाभ का, तो वो कितना आएगा साथियों, 1302 आ जाता है। दो कंडीशन आपके पास में प्राप्त हो गई साथियों, कौन कौन सी होती हैं देखो। एक पर तो था 1240 जो आपको दे रखा है, दूसरे वाले पर 1302 आ जाता है। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालते तो आपके पास में कितना आता है साथियों, 62 आ जाता है। और अपन 62/1240 करते हैं, 1240 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो इसको अपन जब काटते हैं तो साथियों कितना आ जाता है, 5% आ जाता है। और 5% ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, तीसरे वाला सही रहेगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है और शेष माल अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर देता है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा वो पूछा गया। इस पे अपन क्या करेंगे साथियों, जो उसका जो सीपी है ना, अपन ने सीपी मान लिया 100 रुपये। कितना माना साथियों, 100 रुपये मान लेते हैं। और उसका जो माल है वो भी अपन क्या मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है कि 40% अधिक कर रहा है, तो यहाँ पर साथियों जो एमआरपी निकल कर आती है, एमआरपी कितनी आ जाती है साथियों, 140 आपको देखने को मिल जाए। अब एक के बारे में बात करें तो साथियों 140/100 आ जाते हैं, तो यहाँ पर से 1.4 आती है। मतलब कि एक माल का जो मूल्य है वो 1.4 आपको देखने को मिल जाता है। बाद में क्या करा साथियों कि 70% वो सामान पर बेचता है। मतलब कि जो 70 वस्तुओं का मूल्य है वो कितना निकालोगे साथियों, तो 70 गुणा 1.4 अपने पास में निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर से 98 आपको देखने को मिल जाता है। बाद में क्या बचता है साथियों, 30 वस्तुएं बच जाती हैं। 30 वस्तुओं के अंदर से बात करें तो देखो 30% के अंदर से क्या होता है, यहाँ पर से इसका जो मूल्य है वो कितना है, 1.4 है। इसके ऊपर वो कितने परसेंट की छूट दे रहा है साथियों, 40% की छूट दे रहा है। तो मतलब कि अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 60 रुपये तो उसके बच ही जाते हैं। तो उसका जो मूल्य आता है साथियों कितना आएगा, ये आ जाता है 25.2 आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से जो टोटल इसकी कुल होती है तो ये होता है देखो 98, तो इसमें से ऐड हो गया, साथ में 25.2 ऐड हो जाता है। तो टोटल आपके पास में बचता है 123.2 बच जाता है। अब बात करें इसका प्रॉफिट के बारे में तो साथियों 100 था, यहाँ पर से अपने पास में कितना आ रहा है, 123.2 देखने को मिल जाता है। परसेंटेज के बारे में बात करें तो साथियों कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पर से 23.2 मिलेगा। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 23.2/100 गुणा 100 आ जाता है। तो 100 से 100 कैंसिल होगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 23.2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, तो छूट परसेंट आपसे पूछी गई है साथियों। क्या पूछा गई है, छूट परसेंट। सरल सा सवाल है, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। 2 वस्तुएं मतलब कि 7 वस्तुएं खरीदोगे तो 2 वस्तुएं आपको फ्री मिल जाती हैं। कुल वस्तुएं कितनी हैं साथियों, कुल वस्तुएं साथियों 9 आपको देखने को मिल जाती हैं। छूट परसेंटेज के बारे में बात करें तो 2/9 गुणा
100 आ जाता है, मतलब कि 200/9 आ जाता है। और 200/9 का जब अपन काटते हैं तो आपका जो परसेंटेज आएगा वो 22 सही 2/9% आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि 11 वस्तुएं खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस 12.5% अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट होगी, वो पूछा गया है। इसको अपन किस प्रकार से करेंगे साथियों, देखो 12.5% दे रखा है, तो 12.5% को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ कि मतलब कि 1/8 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/8 लिख दिया। अब यहाँ पर से सबसे पहले बात करें भुगतान के बारे में, अपन क्या कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर से भुगतान देख लेंगे और इधर उसका MRP आ जाता है। ठीक है, तो टोटल कितनी है साथियों, 11 और 3 14 हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर से भुगतान कितने का कर रहा है, मतलब कि 11 वस्तुओं का ही वो भुगतान कर रहा है, लेकिन 3 उसको फ्री मिल रहे हैं, तो मतलब कि 14 उसकी MRP हो गई। इसके ऊपर से वो 1/8 मतलब कि छूट दे रहा है, अलग से भी दे रहा है, तो मतलब इसको अपन क्या करेंगे, 7/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर आपके पास में बचेगा 77/8 बच जाएगा और इधर बचेगा आपके पास में 14 हो। अब इन दोनों का आप सोल्व करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 77 बराबर का 112 आ जाता है। कितना आ गया साथियों, 77 बराबर 112 आ गया। इन दोनों में डिफरेंस कितना है साथियों, आपको डिफरेंस मिल जाता है यहाँ पर से 35 का मिलता है, 35 का डिफरेंस मिल गया। अब क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर तो इसका अपन परसेंटेज निकालेंगे तो साथियों कितना आ जाता है 35, और छूट कितने पर मिली है, 112 के ऊपर मिली है, तो 112 मल्टीप्लाई कितना आ जाता है साथियों, यह आ जाता है 100 आ जाता है। जब अपन इसको काटते हैं तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 31.25% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि दीपेश 120 रुपये का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है और 62 रुपये का नुकसान उठाता है। यदि वह समान पेंसिल 1.85 रुपये प्रति पेंसिल बेचता है तो दीपेश के पास कितनी पेंसिल हैं, वो पूछा गया है साथियों। अब अपन उसको क्या कर लेंगे, उसके पास में मैंने अपने पेंसिल मान ली, अक्स मान ली। अब क्या हो रहा है देखो साथियों, सबसे पहले बात करें 2.5 के हिसाब से, तो 2.5 इंटू अक्स आ गया, माइनस का अपन क्या करेंगे 1.85 अक्स आ गया, बराबर अपने पास में कितना है साथियों 120 प्लस का 62 आ जाता है। इन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो 0.65 अक्स के बराबर निकल कर आएगा। इधर अपन दोनों को जोड़ दें तो अपने पास में से 182 बच जाता है। अक्स की जो वैल्यू आती है साथियों वो कितनी आती है 0.65, अपने पास में यहाँ पर से नीचे उतर जाता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में जब इसको सोल्व करेंगे ना, मल्टीप्लाई 100 आ जाता है, क्योंकि इसको पॉइंट से हटा देंगे तो अपने पास में 280 आंसर आता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि एक डीलर एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 36% छूट की अनुमति देता है और अभी भी 28% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु की लागत मूल्य 10% कम हो जाती है तो अब कितना प्रतिशत छूट की अनुमति देनी चाहिए ताकि पहले की तरह समान लाभ प्रतिशत प्राप्त हो चुके। देखो साथियों, सबसे पहले अपन मान लेते हैं उसका जो CP है वो मैं 100 रुपये मान लेता हूँ। SP के बारे में बात करें तो साथियों कितना जाता है, वो आ जाता है साथियों 128 रुपये आ जाता है। कितना आ जाता है 128 रुपये। बाद में अपन इसके MRP के बारे में बात करें, MRP अपन किस प्रकार से निकालेंगे 128 गुणा 100/64 आ जाएगा, तो आपके पास में जो MRP आ गई वो 200 आ गई। अब क्या करते हैं साथियों, जो नया CP निकल कर आता है, नया CP कितना आएगा साथियों 100 गुणा 90/100 बराबर आपके पास में 90 आ जाता है। नया इसी प्रकार से SP अपना निकालेंगे, सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य, तो कितना आएगा साथियों 90 गुणा 128/100 आ जाता है, बराबर आपके पास में 115.2 आपके पास में निकल कर आता है। अब यहाँ पर से छूट परसेंटेज के बारे में बात हो रही, तो साथियों कितना आएगा 200 माइनस का 115.2/200 इंटू आपके पास में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 42.4% आएगा। कितना आएगा 42.4%। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाले सवाल में क्या कहा गया है कि कंपनी 15% बट्टा देने के पश्चात भी 19% लाभ कमाती है। ठीक है साहब, यदि क्रय मूल्य में 12% वृद्धि हो जाए
तो एमपी बोले तो मार्क प्राइस बोल रहा है या फिर एमआरपी बोल रहा है, एक ही बात है, को 10% बढ़ा दिया जाए तो कंपनी अब भी 15% बट्टा देती है। तो नया लाभ परसेंटेज आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले सीपी बटा अपन एमआरपी करते हैं या फिर एमपी बोल सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले कितना आ गया, 100 माइनस का आप कितना कर दोगे, 15 कर दोगे, और यहाँ पर से 19% लाभ कमा रहा है तो यहाँ पर से 100 प्लस का 19 कर दोगे। जब इसको आप सोल्व करते हो तो आपके पास में कितना जाता है साथियों, 85/119 आता है। जब इसको काटते हो तो कितना आएगा, 5/7 आएगा। कितना आ गया साथियों, 5/7 आएगा। अब क्या करेंगे साथियों, 5/7 तो आ गया। अब यहाँ पर से मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में कितना आ गया साथियों, 50/70 आ गया। 50/70 आ गया। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर से देखो, पहले है कि 12% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर से अपन 12% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ गया साथियों, 6 आ जाता है। प्लस का यहाँ पर से कितना करोगे, 6%, 12% की वृद्धि करने पर 6 आ जाता है। और नीचे वाला अपन बात करें तो कितना दे रखा है, 15% वृद्धि दे रहा है ना, 15 नहीं 10% वृद्धि दे रहा है, तो यहाँ पर से 7 आ गया। तो ये टोटल कितना आ गया साथियों, 56/77 आपके पास में निकल कर आ जाता है। बाद में अपन बात करें तो देखो साथियों, यहाँ पर से क्या है, 15% बट्टा देता है। तो यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, 100 माइनस का 15/100 प्लस का अक्स अपन कर देंगे। अक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। दोनों से आप मल्टीप्लाई कर दोगे साथियों, तो दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5600 माइनस 5600 प्लस का 56 अक्स आ जाता है। और बराबर अपन बात करें तो कितना जाता है साथियों, यह जाता है 7700 माइनस का 1155 आ जाता है। अक्स की टर्म है अपन एक तरफ रख लेंगे और जो न्यूमेरिक फंक्शन है उसको अपन अलग लेकर चले जाएंगे। तो आपके पास में 56 अक्स बराबर अपने पास में कितना आएगा, 945 आ जाएगा साथियों। अक्स के बाद अपन क्या करेंगे, 945 डिवाइड बाई 56 अपन करेंगे तो आपके पास में आएगा 135/8 आ जाएगा। जब अपन इसको काटते हैं तो आपके पास में आएगा 16.875%। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रही है, ये 4th वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सरल सा सवाल में पूछा गया कि 37 संख्याओं का औसत 49 है, पहली 21 संख्याओं का औसत है वो 43.8 है, अंतिम 17 संख्याओं का जो औसत है वो 55.6% है, 55.6 है। यदि 21वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, वो पूछा गया है साथियों। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो 37 संख्याओं का जो औसत है तो अपन क्या निकालेंगे, 49 गुणा 37 बराबर अपने पास में जो आएगा वो आएगा 1813 आएगा। अब जो प्रथम पहली जो 21 संख्याएं दे रखी हैं उसका जो औसत है वो 21 गुणा अपन क्या करेंगे, 43.8 कर लेंगे। तो आपके पास में कितना आ गया साथियों, 919.8 आ जाता है। बाद में जो शेष संख्याएं बचती हैं, कितनी बचती हैं, 17 संख्याओं का बारे में बात करें तो 17 गुणा अपन क्या कितना कर देंगे, 55.6 दे रखा था। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 945.2 देखने को मिल जाता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर से इन दोनों को आप ऐड कर दो, 919.8 और 945.2 को जब आप ऐड करोगे इन दोनों का, जो आपके पास में निकल कर आएगा वो 1865 निकल कर आएगा। कितना आएगा साथियों, 1865 निकल कर आएगा। अब क्या करेंगे, जो संख्या है इसको घटा देंगे, किसमें से, 1813 घटा देंगे। तो 1813 घटाएंगे तो आपके पास में 52 निकल कर आ जाएगी। 21वीं जो संख्या है वो 52 निकल कर आई। कितनी निकल कर आई साथियों, 52 निकल कर आ जाती है। अब क्या कर रहा है बंदा कि 21वीं संख्या को आप हटा दो, तो मतलब कि 1813 था ना, इस 1813 में से आप 52 घटा दो तो आपके पास में जो बचेगा वो बचेगा 1761 बचेगा। ठीक है, अब 1761 बचा तो आपके पास में जो 37 संख्याएं थी इसमें से एक संख्या आपने हटाई 21वीं, तो अब संख्या बच गई आपके पास में 36। तो आप इसमें से 36 का भाग दोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 48.9 आएगा। 48.9 बोले तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल जाता है कि 9 पूर्णांकों का औसत है 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवंश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया। उचित संशोधन करने के बाद में नया औसत आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, अपन क्या करेंगे, 9 गुणा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 99 आ गया, और कुछ नहीं करना। बाद में क्या करना है, जो गलत लिखा गया उसको घटा दो और जो सही लिखा है उसको जोड़ दो। तो माइनस का अपन क्या करेंगे साथियों, 32 करेंगे और प्लस का 23 करेंगे। ठीक है, तो आपके पास में जो संख्या आती है वो आती है साथियों 90 देखने को मिल जाती है। इसका जो औसत आएगा 90/10 संख्याएँ हो जाती हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना 9 संख्याएं हैं, 90/9 बराबर अपने पास में 10 आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका
पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें तो साथियों सेम ऐसा का ऐसा सवाल दे रखा है, आप मेरे को इसको कमेंट करके इसका आंसर बताना साथियों कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, सरल सा सवाल है, सेम टू सेम इसी की कॉपी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि एक स्थिर राशि y को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो औसत 47 हो जाता है, तो y का मान आपसे पूछा गया है। कुछ भी नहीं करना साथियों, 44 गुणा अपन क्या करेंगे, 44 गुणा 8 कर देंगे तो आपके पास में कितना आया, 352 आ जाता है। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर से अपना y जोड़ देंगे। y जोड़ने के बाद में जो एवरेज हो जाता है वो 47 हो जाता है, जो यहाँ पर से बात की गई है। तो हर संख्या में जोड़नी है 8 गुणा y और साथ में ही 47 गुणा 8 आ जाता है साथियों। तो आपके पास में 376 आपको देखने को मिल जाता है। अब देखो साथियों यहाँ पर से आप क्या करोगे, इन्हीं के बारे में बात करें तो देखो ये आ जाता है 352। 352 प्लस का 8y बराबर आपके पास में 376 आ जाता है। इसी के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पर से 8y बराबर का 376 माइनस का 352, आपके पास में कितना निकला साथियों, ये 24 निकल कर आ जाता है। और ये 8y यहाँ पर आएगा तो 24/8y की वैल्यू जो निकल कर आएगी साथियों वो 3 निकल कर आएगी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरे वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है कि 22 छात्रों के समूह का औसत 1 वजन किलो बढ़ जाता है, 1 किलो बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल होता है। यदि 22 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 31 की गिरा था तो शिक्षक का वजन आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखो साथियों जो 22 छात्र हैं इनका जो एवरेज है वो 31 आपको देखने को मिलेगा, तो जो कुल वजन आपको देखने को मिलेगा तो कितना मिलेगा, 31 गुणा 22 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 682 हो जाता है। अब क्या होता है साथियों, यहाँ पर से एक शिक्षक है, उस शिक्षक को आप शामिल कर लेते हो। ठीक है, शिक्षक को आपने शामिल किया तो उनका एवरेज वो वज़न है वो 1 बढ़ जाता है, मतलब है कि 31 की जगह वो कितना हो गया, 32 हो गया। 32 हो गया ना साथियों। और अब क्या हो गया, यहाँ पर से पहले कितने थे, 22 थे, अब वो कितने हो गए, 23 हो गए। तो 32 गुणा 23 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 776 आ जाता है। यहाँ पर इसमें से घटा दो, 776 में से क्या घटाओगे, 682 घटा दो तो आपके पास में मिलेगा 54 kg। कितना मिलेगा, 54 kg। ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला सही रहेगा। सरल सा सवाल था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि छात्रावास में 40 छात्र हैं, यदि 5 नए छात्र जुड़ते हैं तो भोजनालय का व्यय प्रतिदिन 48 रुपये बढ़ जाएगा, जबकि प्रति छात्र औसत व्यय 2 रुपये कम हो जाएगा। भोजनालय का व्यय मूल्य आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों अपन क्या है, कुल विद्यार्थी हैं वो टोटल कितने हैं साथियों, तो यहाँ पर चले जाते हैं 40, तो पहले से इधर 5 और बढ़ गए तो टोटल कितने हो गए साथियों, 45 हो गए। अब उनका जो औसत व्यय है वो अपन ने अक्स मान लिया, कितना मान लिया साथियों, अक्स मान लिया। तो अपन इसको किस प्रकार से करेंगे, 40 अक्स प्लस का 48 आ जाता है। इसको अपन इस प्रकार से कर लिया। बाद में अपन क्या करेंगे साथियों कि 2 रुपये कम हो रहा है, तो 40 अक्स प्लस का 48 बटा 45 माइनस का अक्स बराबर आपके पास में -2 हो रहा है, मतलब कि वो घट रहा है। ठीक है, अब जब इसको आप सोल्व करते हो, एलसीएम लेके दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में जो यहाँ पर से जो एक लास्ट में जो कैलकुलेशन बचती है ना साथियों, तो वो बचती है 48 प्लस का 90 बराबर का 5 अक्स बचती है। अक्स की वैल्यू जब अपन निकालते हैं तो 138 बटा 5 आ जाता है, मतलब कि 27.6 रुपये आपको देखने को मिल जाती है। अब कुल व्यय के बारे में बात हो रही है साथियों, अक्स की वैल्यू आपके पास में निकली गई तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 27.6 को मल्टीप्लाई करोगे 40 से तो आपके पास में आंसर आएगा 1104 रुपये। 1104 ऑप्शन नंबर पहले वाला आपका सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें तो साथियों देखो, यदि 40 किग्रा भार वाला व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है। यदि इस व्यक्ति का भार 28 किलो होता तो समूह का औसत भार 1 किलो कम हो जाता। समूह का वास्तविक औसत भार ज्ञात कीजिए, वो पूछा गया है। सबसे पहले बात करें कि माना कि जो समूह का जो औसत भार है वो मैंने उसको ए मान लिया। ठीक है, औसत मतलब कि एवरेज उसका ए मान लिया, व्यक्तियों की संख्या मैंने उसको अक्स मानी। इतना आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे साथियों, जो कुल भार है, कुल भार बट्टे व्यक्तियों की संख्या बराबर औसत भार होता है। अपने को क्या निकालना है, कुल भार निकालना है। कुल भार बराबर अपने पास में जाता है ए अक्स आ जाता है, क्योंकि अक्स क्या जाता है साथियों, व्यक्तियों की संख्या जाती है, ए उनका औसत भार आ जाता है।
अब जैसे जैसे बोल रहा है अपन उसी के हिसाब से काम करेंगे। सबसे पहले बात करें तो देखो साथियों, अक्स ए प्लस का 40 हो रहा है, ठीक है, बटे अपन बात करें तो कितना आ गया साथियों, यहाँ पर से अक्स प्लस 1 आ जाता है, बराबर अपने पास में क्या आएगा, ए प्लस 1 आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। दूसरी इक्वेशन में बात करें तो 20 है ना, कहाँ पर बता रहा है, 20 नहीं 28 बता रहा है ये। तो यहाँ पर से कितना आएगा साथियों, इसको अपन करेंगे अक्स ए प्लस का 28 बटा अपन करेंगे कितना साथियों, अक्स प्लस का 1 कर लेंगे। यहाँ पर से क्या है, 1 किलो भार कम हो जाता है, तो इसके बराबर अक्स माइनस का अपन या फिर ए माइनस करेंगे, ए माइनस 1 करेंगे। पहले वाले में 1 जुड़ा था, इस वाले में 1 अपन कम कर देंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। 2 इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं साथियों, इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 से अपन क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। मतलब कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 घटा दोगे तो आपके पास में जो मान आएगा, 2 में से 3 घटाओगे तो आपके पास में जो अक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी साथियों, वो 5 आएगी, ठीक है। अब क्या करोगे साथियों, जो सबसे पहले अपन ने माना था, क्या माना था, यहाँ पर से माना था देखो, या फिर ये कह सकते हो जो इस इक्वेशन में आपने अक्स की वैल्यू रख देनी है साथियों। तो अक्स की वैल्यू रखोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 5 ए प्लस का 40, और यहाँ पर से बटे में बात करें तो साथियों कितना जाता है, अक्स की जगह आपने रखा कितना रखा साथियों, 5 प्लस 1 6 आ जाता है, तो 6 बराबर ए प्लस 1 आ जाता है साथियों। यहाँ पर से आपकी जो ए की वैल्यू आएगी वो 40 माइनस का 6 आएगी, तो लगभग 34 आ जाती है। 34 ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ये वाला रहेगा साथियों। अगर ये सवाल नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से आपको एक टेलीग्राम के ऊपर इसका पूरा सॉल्यूशन कर डिटेल में भेज दूंगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 10 में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपये खर्च किए, 10वें व्यक्ति ने उन सभी के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किए, तो उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या होगी, वो पूछी जा रही है। सबसे पहले बात करें तो 9 व्यक्तियों ने मतलब 15 रुपये खर्च की, तो 9 गुणा अपन क्या करेंगे साथियों, 15 कर देंगे तो अपने पास में कितना आ गया, यहाँ पर से आ जाता है 135 आ गया। अब क्या हो रहा है कि जो उनकी औसत राशि है वो मैंने अक्स मान ली, 10 व्यक्ति थे, 10 गुणा अक्स आ जाती है साथियों, 10 गुणा अक्स आ गई, बराबर अपने पास में कितना आ गया, 135। साथ में ही वहाँ पर से कितना है, 9 रुपये अधिक खर्च कर रहा है, तो अक्स प्लस का मैंने 9 रख दिया गया, ठीक है। तो अक्स की वैल्यू मेरे पास में निकल कर कितनी आएगी साथियों, 16 निकल कर आ जाती है। टोटल राशि पूछ रहा है कि टोटल कितनी खर्च की, तो 10 गुणा 16 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 160। ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दिया रखा है कि 10 वस्तुओं का औसत है वो 89 है, ठीक है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य आपसे पूछ रहा है। देखो साथियों, अपन क्या करेंगे, 10 गुणा 89 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास में 890 आ जाएगा। एक का कितना है साथियों, 35 पूछ रहा है, तो 890 में से आप क्या करोगे, 35 घटा दो तो आपके पास में 855 यहाँ पर से बच जाएगा। अब 9 के बारे में पूछ रहा है, तो 855 बटा 9 अपने पास में आ जाएगा 95। ऑप्शन नंबर आपका 2nd वाला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है साथियों कि निम्न में से कौन सा सैंधव सभ्यता स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो सबसे पहले बात करें तो गनेरी वाला, तो साथियों ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में जाता है, ठीक है। दूसरा बात करें आलमगीरपुर है, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये यूपी में है साथियों। देमाबाद के बारे में बात करें तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये महाराष्ट्र में मिलेगा। कहाँ पर है साथियों, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है। धोलावीरा है, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में है। तो ये पूछा गया कि भारत में स्थित कौन सा है, तो भारत में स्थित नहीं है, तो ये गनेरी वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एवं उनके खोजकर्ताओं या फिर उत्खननकर्ताओं का सही सुमेलित युग्म नहीं है, वो पूछा गया है। सबसे पहले बात करें तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मर्तकों का टीला कहा जाता है। इसकी जो खोज की जाती है ये राखल दास बनर्जी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा की जाती है साथियों। दयाराम साहनी के द्वारा किसकी की जाती है, हड़प्पा की जाती है। यही आपका ऑप्शन सही है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल से प्राप्त साक्ष्य नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही रहेगा साथियों, जो चांदी का मुकुट है ना, ये सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। चांदी का जो मुकुट है साथियों ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये याद रखना, ये कुनाल सभ्यता से प्राप्त हुआ है और ये हरियाणा में है। कहाँ पर है साथियों, हरियाणा में है। इसकी जो खोजकर्ता किए जाते हैं उनका नाम आता है रविंद्र बिष्ट, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि किस वेद में
परुष्णी नदी किनारे लड़े गए 10 राजयुद्ध की जानकारी मिलती है। तो किस में मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है साथियों। नेक्स्ट वाला सवाल है, इसको जब मैं शॉर्ट नोट्स की क्लास ले रहा था, अपन इंडियन जीके पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट लगाया था सत्यम जयते शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो साथियों किस में आ जाता है? मुंडक उपनिषद में देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महाजनपद कालीन गण या फिर संघ के संबंध में निम्न में से असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। पहला कथन आ जाता है कि इसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें, भगवान बुद्ध तथा महावीर का संबंध इन्हीं गण और संबंधों से आपको देखने को मिलता है, ये बात भी ठीक है। 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद वज्जी और मल में यह व्यवस्था थी, ये बात भी ठीक आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, मत्स्य जनपद ने इन संघ और गण के पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? तो कहाँ पर हुई थी साथियों? तो यह आ जाता है जाम्बिका ग्राम में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था साथियों? ये होता है पूरन महाकश्यप के अध्यक्षता में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक क्या आ जाता है साथियों? वो आ जाता है शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वह स्तंभ जिसमें अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है, तो वो कौन सा आता है? बाबरू स्तंभ है, उसमें बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से अश्वघोष कृत रचना है, तो ये किसकी जाती है? बुद्ध चरित्र की आ जाती है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन आता है? दंती दुर्ग है, वो माना जाता है। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर आ जाता है, तो कौन सा आता है? गंगई कोड चोलपुरम आ जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि सिख पंथ एवं धर्म गुरुओं के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक ने लहणा को अपना उत्तराधिकारी चुना, ठीक बात आती है साथियों। दूसरा बात करें तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1599 में खालसा पंथ की स्थापना की। स्थापना तो गोविंद गुरु ही करते हैं, लेकिन 1599 में नहीं है, वो 1699 में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बात यहाँ पर गलत आती है, ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक थे, किनको माना जाता है साथियों? यह जाता है शेख बहरुद्दीन समरकंदी को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तुर्गान ए चहलगामी का गठन किसने किया था? तो किसके द्वारा किया जाता है साथियों? ये इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है और इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा था, तो वो कौन जाता है? बलबन का जो मकबरा है वो माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य में कमलापुरम जलाशय तथा हीरिया नहर के भग्नावशेष प्राप्त हुए? तो कहाँ पर पे हैं? ये विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त हुए हैं, जो हरियर बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी की वह इमारत जिसकी वास्तुकला युद्ध विहार के समकक्ष है, तो वह आ जाती है पंचमहल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि किस मुगल बादशाह ने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये शाहजहाँ के द्वारा स्थानांतरित की जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। देखो, एक तरफ बात करें तो नेता दे रखा है, दूसरी तरफ विद्रोह का क्षेत्र बता रखा है। सबसे पहले बात करें तो कुंवर सिंह है, तो कुंवर सिंह का जो संबंध माना जाता है जगदीशपुर से माना जाता है साथियों। ठीक है, हजरत महल के बारे में बात करें तो ये लखनऊ से इनका संबंध देखने को मिलेगा। खान बहादुर के बारे में बात करें तो ये कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको बरेली से मिलेगा। मौलवी अहमदुल्ला के बारे में बात करें तो कौन सा आता है? फैजाबाद से आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा साथियों? चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश शासकों ने देशी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई थी? तो उन्होंने देशी राज्यों को यथावत बनाए रखने की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रह्म समाज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, वो पूछा गया है। तो बात की जाए तो देखो, ये ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ठीक बात आती है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार था, ये बात भी ठीक आती है। इस सिद्धांत का प्रचार
किया गया वेद त्रुटिहीन है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। पहला और दूसरा कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये साथियों किसके द्वारा की जाती है, दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। और कब की जाती है, 1875 में बम्बई में की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो किसने की थी साथियों, ज्योतिबा फुले के द्वारा की जाती है, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन क्या कह रहा है, देखो कथन पहला ये कह रहा है कि बंगाल में दीवानी अधिकारों को ग्रहण करने के पश्चात कंपनी के प्रत्यक्षता स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो देखो दूसरा आता है कि कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ किया। तो देखो साथियों पहले कथन के बारे में बात करें तो ए और दूसरा जो कथन है दोनों के दोनों सही हैं, और ए आर है ना वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि एनी बिसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज्य शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो उसका जो मेन जो लक्ष्य था वो था कि भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। तो बंगाल विभाजन के द्वारा यह आता है ये वायसराय करजन के द्वारा की जाती है साथियों, 19 जुलाई 1905 को की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है साथियों, नेक्स्ट आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रारंभ कब प्रभार कब संभाला था। तो कब संभाला था, 4 जुलाई 1943 को संभाला था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन आता है कि गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो चोरी चौरा में हुई हिंसा में उनके आंदोलन को रोक देने का प्रमुख कारण बनी थी, ये बात भी सही आती है। तो दोनों कथन आपके सही हैं। आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ के दशावतार मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन आ जाता है कि क्या आता है, यह पंचायतन शैली में निर्मित पश्चिमाभिमुखी मंदिर है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इस मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 आकृतियां हैं जिसमें शेषायन, नारायण और गजेंद्र हैं वो मोक्ष चित्रित देखने को मिल जाते हैं। ये बात भी सही है। तो दोनों के दोनों आपके कथन आ जाते हैं सही। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी रचना गुप्त काल में की रचनी बात पूछी गई है। तो इसमें देखो सबसे पहले बात करें मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस है ये गुप्त काल की मानी जाती है। ये आ जाती है साथियों किसकी, विशाखादत्त की आती है। ठीक है, यह गुप्त काल की आती है। दूसरा बात करते हैं काव्य मीमांसा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये राजशेखर की है। किसकी है, राजशेखर की है। दूसरा बात करें राज तरंगिणी है, ये कल्याण की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चारों रचनाएं हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अलग से क्लास बना दूंगा साथियों जल्दी एक, जिसमें से जितनी भी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं से संबंधित एक सवाल 100% आपके पटवार में पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है कि पीएम युवा 3.0 योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो योजना का मुख्य उद्देश्य है युवा लेखकों को प्रोत्साहित कर रचनात्मक लेखन कौशल का विकास करना है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस फुल फॉर्म के बारे में आपसे पूछ सकता है, कहाँ आयोजित किया गया था, ये जयपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस साहित्यकार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो किसको की गई, विनोद कुमार शुक्ला को की गई साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट था कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन आता है कि फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब जीता। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो न्यूजीलैंड के रचित रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करें रविंद्र जडेजा को इस प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये बात यहाँ पर गलत आती है साथियों। देखो अलग अलग देशों के 4 एम्बेसडर बनाए जाते हैं। भारत की तरफ से बात करें तो शिखर धवन आते हैं, पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो सरफराज अहमद आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें तो शेन वाटसन आ जाते हैं, और न्यूजीलैंड की तरफ से बात करें तो टीम साउदी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। तो सही कौन कौन सा है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों की
ल्यूपेक्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन आ जाता है कि इस मिशन में जापानी स्पेस एजेंसी JAXA द्वारा विकसित लॉन्च व्हीकल उपयोग लिया जाएगा, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो चंद्र लैंडर का निर्माण इसरो द्वारा किया जाएगा, ये बात भी ठीक आ जाती है। तीसरा कथन बात करें तो यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का छायाकृत क्षेत्र में मौजूद चंद्र जल का अध्ययन करेगा, ये बात भी सही आती है। तो तीनों आपके कथन सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना के अंतर्गत देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल वाला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। सबसे स्वच्छ भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे देश का 58वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है? तो किसको किया साथियों? ये मध्य प्रदेश का है, नाम आ जाता है माधव नेशनल पार्क को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में संसद से जुड़े कार्यों का सुगमन संचालन करने तथा एक ही समय पर कई भाषाओं को संसदीय कार्रवाई उपलब्ध करवाने हेतु की गई पहल है, तो वो कौन से थे साथियों? संसद भाषिणी आ जाती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि असमान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत में के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये मनीषा भानवाला के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। भारतीय वायुसेना द्वारा डेजर्ट हंट 2025 का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया साथियों? तो कहाँ पर किया गया? जोधपुर में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। आपके पास में एक पैसेज दे रखा है, उस पैसेज के अंदर से आपको सवाल हल करना है। ऐसे सवाल बहुत सारे आएंगे, आपको याद रखना। 2 सवाल 100% आएंगे, आपके रीजनिंग से संबंधित ये सवाल है, याद रखना, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट देखता हूँ कि उनको तो अभी तक सिलेबस का भी पता नहीं है। वो कमेंट करें कि तो ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो मेरे साथी वो सिलेबस में है 100%। कलाम कभी भी आपको आउट ऑफ सिलेबस का पेपर नहीं बनाती है, ठीक है। तो समय के अभाव होने के कारण आप इसको कर लेना साथियों। इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा, कौन सा रहेगा? मामले को कॉलेज के डीन के पास भेजना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल दिया गया, इसका जो सवाल सही रहेगा वो रहेगा दाईं ओर से तीसरा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल बढ़िया दे रखा है। तो देखो साथियों, इसके अंदर से दे रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों को वर्णों को व्यवस्थित करके सही शब्द बनाए और इनमें से भिन्न शब्द का चयन पूछा गया है। देखो साथियों, इससे कौन सा बनेगा? इसमें से बनेगा रेप्टर पक्षी बनेगा। क्या बनेगा साथियों? रेप्टर पक्षी बनेगा, ये पक्षी होता है। दूसरा बात करें, इससे हॉर्स बन जाएगा, जो क्या बनेगा? स्तनधारी बनेगा। क्या बनेगा? स्तनधारी बनेगा। दूसरे से बात करें तो इससे कबूतर बन जाएगा, पिजन, ठीक है। और इससे गोरैया बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों? गोरैया बन जाएगा। तो इसमें से अलग पूछा गया, तो इसमें स्तनधारी कौन सा है? एक ही माना जाता है, हॉर्स। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं। पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक जाम चिंता का विषय है। आपके विचार से जाम को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो साथियों, इसके अंदर से बात करें तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सार्वजनिक परिवहन में सुधार करें ताकि सड़कों पर कम निजी वाहन हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाला भी एक सुझाव से पूछा गया संबंधित सवाल है। तो साथियों, इसका जो सही सवाल आंसर रहेगा वो रहेगा कि भारत को चाहिए कि ऋण देने के लिए अमेरिका को राजी करें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें तो भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए, वो पूछा गया है। तो देखो साथियों, इसमें से 6 और 2 का अंतर चल रहा है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा CNDV वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। विषम संख्या युग्म का चयन करना है, वो पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करें तो देखो 76, 67 और 54 दे रखा है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? 76 है, 76 के अंदर से मैं 9 घटा दूँ तो मेरे पास में कितना आएगा साथियों? 67 आ जाएगा। अब मैं 67 के अंदर से कितना घटाऊँ साथियों? 13 घटा देता हूँ तो मेरे पास में 54 आ जाता है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले में अपन दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर से 89 के अंदर से मैं 9 घटाता हूँ तो मेरे पास में 78 आ जाता है। 78 के अंदर से मैं 9 घटाता हूँ तो मेरे पास में 69 आ जाता है। इसी प्रकार से अपन 94 के अंदर से 9 घटाते हैं तो अपने पास में 85 आ जाता है। और 85 में अपन 9 घटाते हैं तो अपने पास में 76 आ जाता है। सेम टू सेम अपन इसमें लगाएंगे तो देखो 112 है, 112 में से मैं 9 घटाता हूँ तो मेरे पास में कितना आएगा? 103 आ जाता है। और 103 में से मैं 9 घटाता हूँ तो मेरे पास में 94 आ जाता है। विषम संख्या के बारे में पूछा गया, तो इसमें से एक में ये जो इसमें से 13 घट रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। उस अक्षर समूह का चयन करना है आपको जो भिन्न है। हड्डी अस्थि रोग विशेषज्ञ ठीक बताती है। गर्भाशय
जो मूत्र रोग विशेषज्ञ, ये बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों, इसमें गायनोकोलॉजिस्ट का सिस्टम रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया रखा है सिटिंग अरेंजमेंट का साथियों, तो इसके अंदर से आप इसको कर लेना। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एल ओ के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी आपके पास में एक सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है साथियों, तो इसमें से कृंता इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल भी आपको एक पैसेज का दे रखा है और पैसेज वाले सवाल 100% आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा मत सोचना कि पैसेज वाले सवाल अपने आउट ऑफ सिलेबस में आ गए। आप सिलेबस को एक बार ध्यान से पढ़ो, कम से कम 1-1.5 घंटा आप अपने सिलेबस को दो कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दे रखी है, ठीक है ना, तब आपको पता चलेगा। ये सवाल आप कर लेना साथियों। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, देखो, कावीस को 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा में रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, असंगत संख्या या फिर युग्म का ज्ञात कीजिए, वो पूछा गया है। यहाँ पर से 9, 18, 728 दे रखा था। देखो अपन क्या करेंगे, 9 गुणा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में 18 आ गया, ठीक है। कितना आ गया साथियों, 18 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 9 की क्यूब माइनस का 1 कर देता हूँ, तो मेरे पास में कितना आएगा, 9 की क्यूब जो होती है वो 729 होती है, इसमें से 1 घटा दूंगा तो मेरे पास में 728 आ जाएगा। सेम टू सेम अपन क्या करेंगे, 6 गुणा 2 बराबर मेरे पास में 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने 6 की क्यूब माइनस का 1 लगाया तो मेरे पास में कितना आ गया, 215 आ गया, मतलब कि 6 की क्यूब का होता है 216, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरे में कौन सा आएगा, 2, 4 और 7 वाला, तो 2 गुणा 2 बराबर मेरे पास में 4 आ गया, ठीक है। अब 2 की क्यूब का मतलब होता है 8, माइनस का 1 कर दिया तो मेरे पास में 7 आ गया, ठीक बात आ जाती है। सेम टू सेम अपन इसमें से क्या करेंगे, 5 गुणा 2 बराबर मेरे पास में 10 आ गया। अब क्या करेंगे साथियों, 5 की क्यूब माइनस का अपन 1 करेंगे तो अपने पास में कितना आना चाहिए साथियों, ये आना चाहिए 124 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर से इसने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, मतलब कि 125 प्लस 1 कर रखा, तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें तो तरीके से एक दूसरे से संबंधित है निम्नलिखित 4 शब्द युग्म में से 3 शब्द युग्म एक समान है, ठीक है, क्योंकि इनमें से समान शब्द हैं और इस प्रकार से वह एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म समूह से संबंधित नहीं है, वो पूछा गया था। देखो साथियों, पुस्तक है वो पृष्ठ आ जाती है, फुलझड़ी आ जाती है, चश्मा है वो लेंस आ जाता है, लेकिन जूता है वो पैर है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें साथियों, तो सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल दे रखा है। 3 गोरैया ABC एक विद्युत तार पर सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हैं। तीनों कौवे X, Y और Z एक दूसरे समांतर विद्युत तार पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। A B के ठीक बाईं ओर बैठी है और A Z का मुख की ओर है, ठीक है। यदि B है वो A और C के बीच में बैठी है और C का मुख Y की ओर है, तो Y के ठीक बाईं तरफ कौन बैठा, तो कौन आएगा साथियों, यहाँ पर आएगा अक्ष का सवाल, अक्ष रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर सवाल पूछा गया कि भ्रष्टाचार से अर्थव्यवस्था को हर साल सकल घरेलू उत्पाद का 3% खर्च करना पड़ता है, जो शिक्षा पर खर्च किए जाने वाली राशि के बराबर है। भ्रष्टाचार कम करने के लिए आप सरकार को क्या सुझाव देंगे। तो साथियों इसके अंदर से क्या करेंगे कि मौजूदा कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि आप ब्लॉक विकास अधिकारी हैं, जिले में माचिस की कई फैक्ट्रियां हैं। एक रिपोर्ट में है कि गांव में पेयजल और आर्सेनिक से प्रदूषित है, जिसमें से यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। आपकी तार्किक कार्रवाई क्या होगी। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था करें। नेक्स्ट आता है, देखो सवाल पूछा गया कि कला वर्ग में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति आवंटन हेतु एक प्रतिष्ठित स्कूल को मेधावी छात्रों का चयन करना है। निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों के लिए निम्न पात्रता रखी गई है। तो ऐसे सवाल 100% आपके आएंगे। याद रखना साथियों, ये रीजनिंग का ही टॉपिक है और उसी से सवाल पूछे जाएंगे। ये पूरा पैसेज पढ़ना है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद में अपने को जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों, तो वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा कि मामला स्कूल के निर्देशन मंडल को भेजा जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विषम संख्या युग्म का ज्ञात करना है, वो पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करें, देखो साथियों 448 दे रखा है, तो 448 के अंदर से अपन क्या करेंगे साथियों, 4 की क्यूब माइनस का 4 का स्क्वायर, यहाँ पर इससे कितना आ गया, यह आ जाता है 48 आ गया।
दूसरा बात करें 6 के स्क्वायर के अंदर को 6 की क्यूब माइनस का 6 का स्क्वायर 180 आ गया। सेम टू सेम अपन बात करें साथियों कितना जाता है, यहाँ पर जाता है देखो 8 की क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, तो अपना आ जाता है 448 आ जाता है। ठीक बात आती है। लेकिन इसमें बात करें तो क्या आएगा साथियों, 9 की क्यूब माइनस का 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 की क्यूब कितना होता है 729 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। तो अपने पास में जो आंसर आना चाहिए वो 648 आना चाहिए, लेकिन अपने पास में आंसर कितना रहा है 649 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 4 शब्द समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है, उस असमान विकल्प को आपको चुनना है। तो एक तरफ से बात करें तो देखो क्या दे रखा है, थका थका मंदा। ठीक है, ऊंचा स्वर जिसमें से शोरगुल हो जाता है। एक आता है बंद खुला, ये आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट वाले सवाल के बारे में बात करें तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ जाता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये प्रीति रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाला भी आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 1 रहने वाला है। दोबारा से एक सवाल आ जाता है जो पैसेज का है साथियों, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहने वाला है, एक अध्ययन के अनुमान लगाया गया है कि कक्षा एक में नामांकित लगभग 22 बच्चे 6 वर्ष से कम उम्र के थे और फिर भी स्कूल जाना शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल आ जाता है साथियों, ये भी एक पैसेज से संबंधित आ जाता है। इसके अंदर से जो सही सवाल आंसर रहेगा वो रहेगा, भेदभाव के खिलाफ अध्ययन अध्यक्ष को शिकायत दर्ज करें। ये बात सही आती है। नेक्स्ट आता है, इसमें भी आपको एक पैसेज दे रखा है, उस पैसेज को पढ़ना है और उसका जवाब देना है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा देखो कि बच्चों को प्राध्यापिका के साथ में अनौपचारिक बातचीत के लिए भेजा जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पर्सन के ऐसे शब्द युगम जो एक निश्चित तरीके से कौन सा शब्द युगम उस समूह से संबंधित नहीं है वो पूछा गया। तो देखो साथियों इसमें से क्या आएगा, फुटबॉल एक टीम में 10 खिलाड़ी हैं। ये सवाल यहाँ पर से गलत आ जाता है साथियों। ठीक है, मतलब भिन्न आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, असंगत अक्षर समूह के बारे में बात करनी है। देखो साथियों उस ऊपर वाले में बात करें तो देखो क्या आएगा, -2, फिर बाद में -1 -2 ये वाली सीरीज चल रही है, इसमें भी ये चल रही है, इसमें भी ये चल रही है। लेकिन WVTS के बारे में बात करें तो -1 -1 और -1 की सीरीज चल रही है, तो आपका ये आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो आपके पास में एक सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल दोबारा से दे दिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो दाएं से तीसरा रहने वाला है। दोबारा से आ जाता है सिटिंग अरेंजमेंट का साथियों, तो इसका रहेगा R रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें तो तरीके से एक दूसरे से संबंधित पूछा गया तो अलग पूछा गया। देखो यात्रा करना शेयर करना होता है। ठीक है, पास हो और दूर है, ये बात यहाँ पर से इसका अलग आएगा साथियों। ढोना उठाना एक ही बात आ जाती है। अवलोकन देखना ये बात भी सही आती है, लेकिन ये इसका विलोम शब्द आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाला सवाल भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट का दे रखा है साथियों, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो R और S रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में नहीं हुआ साथियों, ये विहग में नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द पूछा गया, तो इसमें से कौन सा आएगा साथियों, आशा आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, किस शब्द में परा उपसर्ग है। तो परा के बारे में बात करें तो प्रास्त में है। नेक्स्ट आता है कि किस विकल्प में प्र उपसर्ग नहीं है। तो कौन से में नहीं है साथियों, प्रीतम में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो इसी की कॉपी आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस क्रम में आमिष का विलोम पूछा गया। तो आमिष का कौन सा होगा साथियों, निरामिष होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वक्र का विलोम पूछा गया, तो वक्र का होगा ऋजु। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युगम सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा आएगा, लौकिक और सांस्कारिक है, ये आपका इसमें से सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म कौन सा है वो पूछा गया। तो देखो इसमें से कौन सा आएगा, संश्लिष्ट पूछा गया है और विश्लिष्ट आ जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है, किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है। तो ईन प्रत्यय कौन से में नहीं है साथियों, अधीन में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अप्रत्यय रहित शब्द पूछा गया है, तो अप्रत्यय किस में नहीं है साथियों, केशव में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, देवी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा अव्ययवाचक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं साथियों, उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का भावार्थ आपसे पूछा गया है साथियों। समस्या को जड़ से मिटाना इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें, मुख में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का उचित भावार्थ इसमें पूछा गया, तो इसमें से क्या आएगा, अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किंतु धोखा देने की नीयत आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ आपसे पूछा गया, एक साथ दो दो दोष आपसे इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखो दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम लोकोक्ति का जो भावार्थ होगा, देखो संदेह की स्थिति में कुछ भी हाथ नहीं लगना इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द पूछा गया, तो इसमें से कौन सा आएगा साथियों, ये रहेगा सूचित करना रहेगा। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, मिसकंडक्ट का मतलब होता है दुराचार करना या फिर कदाचार करना होता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट दे रखा है कि ओवरसाइट का सही पारिभाषिक शब्द पूछा गया, तो इसका मतलब होता है निरीक्षण करना या फिर निगरानी करना या फिर पर्यवेक्षण करना साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तदर्थ शब्द का द्योतक पूछा गया, तो इसमें से कौन सा आएगा साथियों, अडोक आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो माइनर 3 है उसका कंप्लीट एनालिसिस हो जाता है साथ। अगर आप सभी साथियों का अच्छा फीडबैक रहता है तो अपन जल्दी ही वीडियो की टेस्ट सीरीज चलाएंगे और साथ में ही जो 4th ग्रेड है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका भी अपन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।